पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैग्नीफिकेशन के बारे में समझा था। मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसका वैल्यूज़ क्या क्या है, उस हिसाब से हम लोगों ने समझा था कि इमेज रियल हो सकता है या फिर वर्चुअल हो सकता है। तो अगर मैं मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव लेता हूँ तो इसके लिए हम लोगों ने बोला था कि इमेज जो है वो वर्चुअल होता है। अगर मैग्नीफिकेशन हम लोगों ने अगर नेगेटिव लिया होता तो हम लोग बोलते हैं कि इमेज जो होता वो रियल होता। ठीक है, आपको पता है कि रियल इमेज सिर्फ और सिर्फ कहाँ बनता है, तो कॉनकेव में। ओके, और अगर हम लोग वर्चुअल की बात करते हैं तो इसमें दोनों में ही बनता है, कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में। ठीक है, तो ध्यान से समझना कि अगर मैग्नीफिकेशन न्यूमेरिकल में अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव दिया हुआ है तो आप उसमें दोनों ही मिरर कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैग्नीफिकेशन ऑलरेडी नेगेटिव दे दिया है, फिक्स हो गया, तो आप सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर ही दिमाग में रखिएगा। ये एक तरह से छोटा सा ट्रिक होता है समझने के लिए। ठीक है, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन। देखो, रिफ्रैक्शन होता क्या है? रिफ्रैक्शन होता है कि जब कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है। अब हम लोग मीडियम के बारे में समझ लेते हैं। मीडियम क्या होता है? तो मीडियम मतलब कहने का कि जो माध्यम, जो एक एयर है, एयर एक माध्यम है, और उसी तरह वाटर है जिसमें जो भी एक माध्यम है। यानी कि लाइट जिस जिस ट्रांसपेरेंट मटेरियल से ट्रेवल कर सकता है, वो सारे ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स जो होते हैं वो मीडियम कहलाते हैं। किसके लिए? लाइट के लिए। तो रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें लाइट जो है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है। एक मीडियम कहने का मतलब ये हमारा एयर हो गया एक मीडियम, और नीचे हम लोगों ने पानी भर के रख दिया है, वो हो गया दूसरा मीडियम। वो ट्रांसपेरेंट है। लाइट अगर एयर से आता है तो किस में जाएगा? वाटर में जाएगा। तो होता क्या है कि जब एयर से वाटर में ट्रेवल कर रहा होता है तो वो अपना रास्ता बदल लेता है, यानी उसके पाथ में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मैंने बाउंड्री ले लिया, इसके नीचे आपका वाटर रखा हुआ है और ऊपर जो है आपका एयर है। ठीक है, अगर लाइट आ रही है, ध्यान देना कि लाइट हम लोग ऑब्लिकली ही लेके आएंगे तभी हम लोग रिफ्रैक्शन देख पाएंगे। तो इस पॉइंट पे जो बाउंड्री का जो ये पॉइंट है, इसको जाना चाहिए सीधा। ये लाइट अगर आया है तो इसको जाना चाहिए सीधा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि ये बेंट हो जाता है, अपना रास्ता बदल लेता है। तो यही जो इसके रास्ता बदलने का जो फेनोमेना है, जो टेंडेंसी है, उसी को हम लोग कहते हैं, उसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन को आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं आराम से कि द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन। ओके, अब बात आती है कि सर रिफ्रैक्शन होता क्यों है, रिफ्रैक्शन होगा क्यों? हम लोगों ने बोला, कोई एक बोलता है कि सर मीडियम चेंज होता है ना तो रिफ्रैक्शन हो जाता है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ मीडियम चेंज होने से रिफ्रैक्शन नहीं होता, क्योंकि बोर्ड में जो आप आंसर लिखिएगा उसमें थोड़ा सा अप्रोप्रिएट आंसर आपको होना चाहिए कि लाइट का जो स्पीड है, जो एयर में स्पीड रहता है और जो वाटर में स्पीड रहता है। ठीक है, इस एयर में लाइट का स्पीड जो होगा वाटर में लाइट के स्पीड से डिफरेंट होता है। दोनों ही स्पीड अलग अलग होते हैं। मान लीजिए स्पीड 1, ये स्पीड 2। ओके, सो आप समझिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि लाइट जो है उसके स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होने के कारण ही रिफ्रैक्शन होता है। तो जो दूसरा टॉपिक था हम लोगों का वो था कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे हम लोग डिफाइन, कैसे हम लोग बताएंगे? द चेंज द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। लाइट का स्पीड जो है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि रिफ्रैक्शन होता है, और यही यही रिफ्रैक्शन को कॉज करता है। ओके, इतनी सारी बातें जानने के बाद हम लोग ना अब समझ लेते हैं कि मीडियम क्या होता है। तो मैंने मीडियम स्टार्टिंग में बताया कि एक माध्यम होता है, लेकिन मीडियम अलग अलग लोगों के लिए या फिर अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग हो सकता है। लेकिन लाइट के, खास के लाइट के लिए मीडियम का एक अलग ही डेफिनेशन है। इस मीडियम में आपका होना चाहिए ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ठीक है, थ्रू विच ट्रांसपेरेंट मटेरियल थ्रू विच लाइट कैन पास और ट्रेवल। मतलब अगर वो मीडियम, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम जिससे लाइट पास हो सकता है, उसे हम लोग कहते हैं मीडियम, यानी ऑप्टिकली मीडियम कहा जाएगा। अब लाइट के अकॉर्डिंग, यानी कि लाइट पर डिपेंडेंट होते हुए मीडियम को दो पार्ट्स में बांटा गया है। दो टाइप्स होते हैं मीडियम के, आप कहिएगा। पहला है
ऑप्टिकली रेयरर, RARER, उसके बाद दूसरा हो जाता है ऑप्टिकली डेंसर। डन। ऑप्टिकली रेयरर का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इज मोर और लार्जर। ठीक है, लाइट का रेयरर किसे कहेंगे, जिसमें लाइट का स्पीड जो है वो मोर या लार्जर होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो रेयरर मतलब मोर, रेयरर मतलब मोर स्पीड। वही डेंसर की बात करेंगे तो लाइट का जो स्पीड होगा वो कम होगा, लेस होगा। ठीक है ना। तो ये ऑप्टिकली रेयरर और डेंसर मीडियम है। ये तो पहला पॉइंट आप लोग समझ गए। अब बात आती है कि रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम में और क्या खास बात होता है। तो रेयरर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कम होता है, लेस। डेंसर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो मोर होता है। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। यानी कि अगर आपको डिफाइन इसको डिफरेंस लिखना होगा तो अब रेयरर में लिखिएगा पहला पॉइंट कि स्पीड ऑफ लाइट इज मोर एंड डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। दूसरा पॉइंट लिखिएगा रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस होता है, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर होता है, यानी ज़्यादा होता है। ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा कि ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर किसे कहते हैं। डन। अब इस मीडियम के अकॉर्डिंग हम लोग रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्शन है तो मीन्स मीडियम चेंज है, लाइट वन मीडियम से दूसरे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा ही जाएगा। तो रूल्स में है, पहला रूल कहता है, मैं पहले मीडियम बना देता हूँ, यहाँ दूसरा रूल के लिए भी मैं मीडियम बना देता हूँ। ठीक है, आप समझिए कि ये हम लोगों का हो जाता है रेयरर मीडियम। ठीक है, रेयरर उसे कहते हैं हम लोग डेंसर। आप इसे समझिए कि ये आपका हो जाता है डेंसर और इसे कहेंगे रेयरर। ठीक है, अब हम लोग सिंपल सा लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर रे ऑफ लाइट रेयर से आएगा, सीधा जाना चाहिए इसको, डेंसर में ट्रेवल करता है। रेयर से डेंसर में अगर ट्रेवल करता है तो ये लाइट, ये लाइन जिसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं उसकी तरफ बेंट हो जाएगा। अगर कोई लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा तो जाना चाहिए था इसको सीधा, लेकिन ये थोड़ा सा बेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना हुआ क्या, ये टूवर्ड्स और ये अवे। डन। रेयर से लाइट आया, डेंसर में गया, तो इसको शॉर्ट ट्रिक से इसे समझेंगे, रेयर टू डेंसर, इसको लिखना है टूवर्ड्स नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल। वही अगर डेंसर से रेयर की बात करेंगे मीन्स डेंसर टू रेयरर, तो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ओके, ये कुछ बेसिक बातें हो गई कि रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन में ये दो चीज आपको दिमाग में रखना है कि रेयर से डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर से रेयर गया तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये टॉपिक हो जाता है रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा कि जिस तरह से हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, उसमें क्या था कि इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा वाला था सेम प्लेन वाला कहानी था ना, तो सेम प्लेन वाला कहानी। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में भी लगभग सेम ही है, ये वाला पॉइंट तो सेम रहता है, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आ जाता है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या होगा, तो अगर आपको इसे क्वेश्चन भी आ चुका है तो पहले क्या कीजिएगा, जैसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिखना है आपको, तो आप एक मीडियम इस तरह का एक डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, आप यहाँ लिख दीजिए कि ऊपर वाला मीडियम जो है वो रेयरर है
नीचे वाला डेंसर है। अब ये जो लाइट है, यहाँ से इसको सीधा जाना चाहिए था ना, यहाँ से ये सीधा जाता, लेकिन होगा क्या, रूल के अकॉर्डिंग अगर रेयर से डेंसर में जाएंगे ना, तो टुवर्ड्स ये नॉर्मल की तरफ ही लाइट रे मुड़ जाता है। ओके, सो इसको पहले बता दीजिए कि ये रे कौन सा है। ये आपका कहलाता है इंसिडेंट रे। ओके, ये जो लाइट कहलाएगा वो आपका रिफ्रैक्टेड रे। अब ध्यान दीजिएगा, ये लाइन जो है उसे नॉर्मल कहेंगे, और नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कहलाएगा आई, जिसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। वैसे ही ये नॉर्मल और ये एंगल क्या कहलाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, इस केस में बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो यहाँ करते हैं। वो करना क्या है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ नहीं लिख के इन दोनों के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना देते हैं, जो कि गलत है। और मैं ये कह सकता हूँ कि 60% बच्चे ऐसा ही करते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल होता है। ठीक है ना, इन दोनों के बीच का एंगल नहीं होता, तो ये मत लिखना, इसके बीच में आर मत डालना, नॉर्मल से ही आपको एंगल बना के रखना है। ओके, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहले आप ये डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहाँ तो मैंने पूरा घिच-पिच कर दिया, आप क्लियर डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा। अब उसके हिसाब से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला रूल कहता है इंसिडेंट रे। इसीलिए मैंने बोला था कि ये जब नाम आ रहा है ना, तो उसके लिए सामने फिगर होना चाहिए। इंसिडेंट रे, नेक्स्ट है रिफ्रैक्टेड रे, तीसरा है एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जस्ट रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग है। ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कहानी खत्म। पहला वाला याद करने की जरूरत भी नहीं है, उससे ही आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा वाला क्या कहता है, दूसरा वाला एंगल का यूज किए थे ना, तो रिफ्रैक्शन में भी एंगल का ही यूज करेंगे। तो दूसरा वाला आप पूरा सेंटेंस में लिखिएगा, रेशियो ऑफ, लिख देता हूं मैं, रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई टू द साइन ऑफ आर इज कांस्टेंट। समझिएगा, मैंने लिखा रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो पूरा आप लिखिएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। इसको आप फॉर्मूला के हिसाब से अगर देखते हैं तो साइन आई बाय साइन आर, ओके, इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट। अब खास बात, इस कांस्टेंट का एक स्पेशल नेम है जिसे हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, डन। तो पहला रूल सेम प्लेन, जैसे ही लिखना है। दूसरा रूल साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, जिसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से या फिर स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। इसे म्यू पढ़ा जाता है, एमयू, म्यू पढ़ते हैं, इसे एन पढ़ते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से या आप एन से रिप्रेजेंट कीजिएगा। तो ये हो गया हम लोगों का सेकेंड लॉ। और यहाँ पर आई के बारे में पता है, आई क्या है और आर क्या है। तो इस तरह से आप लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को अच्छे से याद कर लीजिए। अगर कंप्लीट नंबर चाहिए पूरा का पूरा,
तो आप पहले ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आप ये पूरा इंसिडेंट, ये नंबर 1 और नंबर 2 दोनों को अच्छे से लिख दीजिएगा। लास्ट तक यहाँ तक जाएंगे, एक भी नंबर नहीं काटेगा। एटलीस्ट ये क्वेश्चन ना 2 नंबर से कम में नहीं आता है। ओके, कम से कम 2 नंबर में जरूर आएगा। तो ये हम लोगों का हो गया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं इसको हर जगह RI करके लिखूंगा, समझ जाना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले वो जान लीजिए कि इसको डिनोट किया जाता है म्यू से, या एनसीईआरटी में इसे एन से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो दोनों में कुछ भी यूज कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा ट्विस्टिंग भी है। इससे 1-2 फॉर्मूला है जो कि दिमाग खराब करता है, उसको हम लोग आसानी से समझेंगे। ठीक है ना, तो लोड नहीं लेना है, अच्छे से समझना है स्टार्टिंग से, और पूरा का पूरा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर हो जाएगा। तो कुछ बुक में पहले ही बता दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 2 टाइप होते हैं। ठीक है ना, तो एक होता है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा है एब्सोल्यूट। अब हम लोग ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सबसे पहले डिफाइन करेंगे, फिर इसके टाइप्स पे जाएंगे, फिर फॉर्मूला जो भी है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? नॉर्मल तो अगर मैं किसी से पूछूंगा तो वो एक ही आंसर देगा, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। यानी कि ये 2 मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट के डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट के रेशियो के बराबर होता है, उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो ये तो फॉर्मूला को ही बता दिया मैंने, डेफिनेशन। लेकिन जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है उसका अच्छे से बताने वाला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का वो प्रॉपर्टी है जिस वजह से हमें पता चलता है कि उस मीडियम में लाइट कितना अमाउंट से बेंट होता है। ठीक है, तो समझ लो अच्छे से कि अगर कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मीडियम का डेंसिटी वगैरह चेंज है तो अपना पाथ भी बदलेगा। एक मीडियम से आया, सीधा जाना चाहिए, वो अपना पाथ बदल लिया। तो जरूरी नहीं कि ये बहुत ज़्यादा बदले, कम भी बदल सकता है। ठीक है ना, तो कितना ज़्यादा पाथ ये बदलेगा, कितने अमाउंट से ये अपना रास्ता बदलता है, उसी को हम लोग बता सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ठीक है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये सिंपल डेफिनेशन है। अब हम लोग समझ लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। सबसे पहले मैं लिखता हूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहने का मतलब ये है कि ये किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। किसी एक मीडियम कहने का मतलब, अगर मैं लेता हूं यहाँ पे वाटर, ये मैंने लिया वाटर, और मुझे यहाँ लेना पड़ेगा, मैंने क्या बोला, यहाँ लेना पड़ेगा एयर। ठीक है ना, तो तभी हम कहेंगे कि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है ना, तो अगर कोई लाइट एयर से वाटर में एंट्री करेगा तो पाथ चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है, रिफ्रैक्शन होगा, पाथ चेंज होगा। इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, तो मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के कंपैरिजन में या फिर वैक्यूम के कंपैरिजन में, ठीक है, एयर या फिर वैक्यूम, एयर या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 माना गया है। इसी 1 के हिसाब से बाकी सब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहा जाता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे म्यू इक्वल्स टू सी बाय भी। सी क्या है आपको पता है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, मैं एयर ही लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय भी क्या है, भी है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। डन, ध्यान से समझ लो, अच्छे से समझ लो कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम ऊपर में होगा ही होगा, और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला वो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मींस एयर का है या मीडियम का है? तो यहाँ पर आप सीधा बोलिएगा जो नीचे वाला पार्ट है वो उसी का है, मीडियम का। ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट और इन द मीडियम, तो ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ओके,
अब हम लोग बात करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या कहा जाता है, ध्यान से देखिएगा। इसमें ना दो मीडियम लेते हैं, एयर को भूल जाइए या फिर समझिए कि यहाँ कुछ है ही नहीं, कोई दो मीडियम ले लिया गया, इसे बोलते हैं मीडियम 1, इसे कहते हैं मीडियम 2। इस मीडियम 1 का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसका भी कुछ ना कुछ होगा। तो इस मीडियम में वेलोसिटी है v1, इस मीडियम में वेलोसिटी है v2। किसका वेलोसिटी? तो लाइट का वेलोसिटी। अब इस पैटर्न से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, पहले लिख देता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ध्यान से देखना ये स्टेटमेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी कि किसका है? मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो मैं इसको लिखता हूं μ2 और 1 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं μ2 और बैक साइड में 1। एक और तरीके से लिख सकते हैं μ2 1। ठीक है ना? तो इस सारे को मैं एक ही तरीके से पढ़ूंगा, ध्यान से। जो जस्ट म्यू के बाद होगा, या फिर एन भी लिखा होता है ना, n2 1, जो नंबर इस लेटर के जस्ट बाद होता है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू, मतलब किसके कंपैरिजन में। तो उसके बाद जो होगा उसका नाम ले लेना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ये पैटर्न दिमाग में चलाते रहना। अब मैं इसको एकदम अच्छे तरीके से बताता हूँ कि μ21 इक्वल्स टू क्या होता है। यहाँ हमने म्यू ले लिया ना स्पीड के पैटर्न में, स्पीड के फॉर्म में, यहाँ भी हमें स्पीड के फॉर्म में ही लेना है। ध्यान देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका? 2 का। तो मुझे एक लाइन ड्रॉ करना होगा और नीचे में 2 लिखना होगा, v2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? 2 का। तो नीचे मैंने ले दिया v2, बस ऊपर में रख देना है v1। ये हो जाता है μ21 इक्वल्स टू v1 बाई v2। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, v1 बाई v2। और दूसरा पैटर्न है, दूसरा फॉर्मूला है इसका μ2 बाय μ1। ये वैसे ही रहेगा, ऊपर में 2 नीचे में 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, लेकिन वेलोसिटी में ये बदल जाता है। तो ये हम लोगों का हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको और डिटेल में हम लोग समझेंगे। अब बात आती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हम लोगों का एब्सोल्यूट था और रिलेटिव था। तो क्वेश्चन उठेगा कि सर एब्सोल्यूट कब बोलेंगे और रिलेटिव कब बोलेंगे। तो समझ लो कि अगर आपने दो मीडियम लिया, मान लेते हैं हमने एग्जांपल में दो मीडियम लिया। पहला मीडियम में हम लोगों का मीडियम 1 जो है उसे कहते हैं वाटर, और मीडियम 2 जो है उसे कहते हैं ऑयल। दोनों ही ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो मीडियम 1 वाटर, मीडियम 2 ऑयल, दो मीडियम हो गया हम लोगों का। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि व्हाट इज, या फिर मैं लिखता हूं डायरेक्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो आप इसे क्या कहेंगे? रिलेटिव कहेंगे या एब्सोल्यूट कहेंगे? अगर सिर्फ वाटर की बात हो रही है इट मीन्स ये कहलाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अगर वही मैं लिखता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल, तब क्या कहेंगे? अब रिलेटिव कहेंगे? नहीं, हम लोग इसको कहेंगे एब्सोल्यूट ही। ठीक है, यानी सिंगल मीडियम की बात करते हैं ना, सिर्फ वाटर की मैंने बात की ना, तो वाटर के लिए हम लोगों ने एब्सोल्यूट रखना है। यानी कि आपको यहाँ इस वाटर के जगह, यानी कि वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लिखिएगा म्यू ऑफ डब्लू। ठीक है ना, वाटर के लिए क्या होता है? म्यू ऑफ डब्लू। वही अगर मैं ऑयल की बात करता हूँ तो ऑयल के लिए आप क्या लिखिएगा? म्यू ऑफ ऑयल।
ठीक है ना। तो ये सिंपल है, ये दोनों ही, अगर सिर्फ W लिखा है मैंने और ऑयल लिखा है तो इसका मतलब ये एब्सोल्यूट है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी के कंपैरिजन में तो करेंगे ना। जब हमने एब्सोल्यूट लिखा तो ऑब्वियस ही बात है ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, एयर के रिस्पेक्ट में। जो ऑयल है किसके रिस्पेक्ट में होगा, एयर के रिस्पेक्ट में। अगर मैं सिर्फ बोलूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इतना है, तो इट मीन्स आप समझिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अगर मैं बोलूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास सम वैल्यू, ठीक है ना, कोई वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का, तो समझना है आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। सिर्फ एक मीडियम का नाम लिया मैंने, मतलब वो एयर के रिस्पेक्ट में है। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है इसके बाद, कैसा अराइज होता है, देन व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है ना, अब मैंने दो मीडियम का नाम ले लिया, तो दो मीडियम का नाम लिए हैं, तब हम लोग बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना। तो यहां से ये दोनों क्लियर होने के बाद आप देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ऑयल। तब आप क्या लिखोगे, तब आप लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ऑयल है तो मैं ऑयल यहां रख देता हूं। इट मीन्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ऑयल। वेलोसिटी के पैटर्न में उल्टा कर देना है, नीचे में रखना है किसका, वाटर का, तो वेलोसिटी इन वाटर, वेलोसिटी इन ऑयल। ठीक है ना। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ऑयल। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आपको अच्छे से पता है क्या लिखना है, बस सबको पलट देना है। ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने समझ लिया कब एब्सोल्यूट बोलना है और कब रिलेटिव बोलना है। अब इससे रिलेटेड ना एक क्वेश्चन है, प्रूफ कीजिए कि μ21 इक्वल्स टू 1/μ12 होता है। ठीक है ना, इसको आसानी से हम लोग समझेंगे। सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि μ21 होता क्या है। तो μ21 इक्वल्स टू μ1 μ2/μ1। ठीक है ना, μ2/μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, वेलोसिटी नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। वैसे ही μ12 की बात करेंगे तो μ1/μ2। अब दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स μ21 मल्टीप्लाई μ12। राइट साइड देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, μ2/μ1 इंटू μ1/μ2। तो ये μ1 कैंसल, μ2 कैंसल, बचता है 1। तो μ21 इंटू μ12 इक्वल्स टू 1। यहाँ से μ21 निकाल दीजिए, μ21 इक्वल्स टू 1/μ12। हैंस प्रूफ, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है ना। इससे एक और क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि μ21 इक्वल्स टू μ2/μ1 हुआ कैसे। ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहली बात आप क्या कीजिएगा, μ21 का फॉर्मूला लिख दीजिए, वो हमको पता है कि v1/v2 होता है। ठीक है ना। अब क्या करना है, इस v1 v2 को, या फिर आप ये समझिए कि हम लोग राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो राइट हैंड साइड में μ2 इक्वल टू क्या होता है, c/v2। v1 इक्वल्स टू क्या होता है, c/v1। ठीक है, दोनों को अगर डिवाइड कर देते हैं तो μ2/μ1 क्या होता है, c/v2 डिवाइड बाई c/v1। कैंसिल करोगे तो ये बन जाता है v1/v2। और हमें पता है कि μ21 इक्वल्स टू किसका, 2 का निकालना है, तो नीचे में 2 ऊपर में 1। वेलोसिटी केस में यहाँ देख लीजिए दोनों ही आपस में इक्वल है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, μ21 इक्वल्स टू μ2 1 इक्वल्स टू μ2/μ1। हैंस प्रूव्ड।